इफ्तिखार चौधरी के दौर में तो कोई बोल भी नहीं सकता था, इतनी भी किसी को ज़रूरत नहीं होती थी। जो फैसला इफ्तिखार चौधरी कर देता था ना, उसके ऊपर सारे साइन करते थे। उसके ऊपर डिसेंटिंग या एक्स्ट्रा नोट की किसी को, बड़े बड़े नाम आपने सुने हुए हैं, किसी को ज़रूरत नहीं होती थी कि लिखे। आज तो आपके पास ये है कि जी आपकी कोर्ट के अंदर बैठ के, कोई चीफ जस्टिस के सामने बैठ के लोग को उठ के चले जाते हैं और फिर वो उनको फिर भी रिकॉर्ड करते हैं उनका। यकम मार्च की है या 2 मार्च की है, जस्टिस इजाज़ुल हसन के पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच था। जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी थे उनके साथ। तो उनके सामने जो केस था वो CCPO लाहौर ग़ुलाम महमूद डोगर का था। उसकी जो हटाया गया था उसको उनके ओहदे से, उसके ख़िलाफ़ वो अपील में आए थे और उसके ऊपर अदालत ने फ़ैसला जारी किया था, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। फिर दोबारा इसकी ये समाअत जो यकम वाली, जैसे मैं बता रहा हूँ, यकम मार्च को हुई थी, तो उसके अंदर फिर ये बात चली कि जी केयर टेकर गवर्नमेंट से फिर आगे चली कि जी वहाँ पे बताया गया जी ये तो लंबे अरसे की तैयारी कर रहे हैं ताकि इनको 2 साल का इनको टाइम मिले। तो वहाँ पर कुछ चीज़ें जो ही सामने आती गई, तो ये दोनों जजेस जो है, जस्टिस इजाज़ुल हसन और जस्टिस मुज़ाहिर अकबर, इन्होंने चीफ जस्टिस को जो अपना नोट उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तलब किया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तलब किया कि हो आपने इनकी ट्रांसफ़र कर दी है। तो फिर उनको रिकॉर्ड समेत वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर आए, उन्होंने जब अपना रिकॉर्ड दिया तो रिकॉर्ड देखने के बाद उन्होंने चीफ जस्टिस को जो अपने ऑर्डर लिखा, उस ऑर्डर के अंदर लिखा कि जी ये दिस इज़ परफेक्ट केस फॉर सो मोटो। तो उसके ऊपर खैर जजेस की जो सो मोटो इस वक्त भी जो होता है, सो मोटो नंबर 1 कहलाया है, वो 1 है 2023 का। ये फिर सो मोटो जब लिया गया, जो ही ये सो मोटो होता गया, इसमें 9 मेंबर बेंच चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बनाया, जिसमें वो खुद हेड कर रहे थे, जस्टिस इजाज़ुल हसन, जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मिनल्लाह, जस्टिस याह्या अफरीदी, ये सारे जजेस थे। ये 9 मेंबर बेंच था और इस 9 मेंबर बेंच के अंदर सबसे फिर दूसरी तरफ से जो नून लीग है, उन्होंने एतराज़ उठाना शुरू कर दिया कि जी ये 2 क्यों बैठेंगे, ये इनके ख़िलाफ़ रेफरेंस, शिकायती रेफरेंस भिजवाने शुरू कर दिए सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में। तो वो इस तरह की चीज़ें कंट्रोवर्सी बनाई गई। जलसों के अंदर एक लीडर जो है वो इनकी जजेस की तस्वीर दिखाती रही, सब कुछ ये होता रहा और हमेशा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहते रहे कि ये रिज़ाइन करें। 21 को ये समाअत हुई थी, ये सो मोटो हुआ था 21 मार्च को। 21 मार्च की समाअत के बाद बीच में वक्फ़ा आया, उस वक्फ़े के बाद दोबारा जब चीफ ये बेंच बना 5 मेंबर बेंच, जिसमें ये ऑर्डर में ये 21 के लिखा गया कि जी ये जो 2 जजेस हैं उनको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने हटाया था, ये जो जस्टिस इजाज़ुल हसन और जस्टिस मुज़ाहिर अकबर, जबकि जस्टिस याह्या अफरीदी और जस्टिस अतर मिनल्लाह अपनी ओपिनियन देने के बाद वो उन्होंने जो अपनी ओपिनियन दी थी, हालांकि वो किसी उसका हिस्सा नहीं बन सकती क्योंकि उसके बाद नया बेंच कॉन्स्टिट्यूट हुआ था 5 मेंबर बेंच, तो वो बन ही नहीं सकती कानून के मुताबिक। लेकिन वो उन्होंने वॉलंटियरली अपने आप को चीफ जस्टिस के ऊपर छोड़ा कि जी वो जो है वो नहीं हो सकते, इसमें शामिल नहीं हो सकते। उसके बाद फिर 5 मेंबर बेंच बना। 5 मेंबर बेंच ने प्रोसीडिंग शुरू की, साथ इन्होंने कोई तकरीबन आलमोस्ट 4 से 5 प्रोसीडिंग हुई है, जिसके बाद जो फ़ैसला आया तो वो फ़ैसले के अंदर डिसेंटिंग नोट लिखा जस्टिस मंसूर अली शाह एंड जस्टिस मुज़ाहिर अकबर ने। देखिए मैं वही थोड़ा सा आगे उसी के आगे चलते हैं। जब वो 5 मेंबर बेंच का फ़ैसला आया, उसके बाद उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने अपना 8 अक्टूबर का उसको चेंज कर दिया। 8 अक्टूबर का उन्होंने इलेक्शन ले गए आगे अपनी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये आर्डर था कि जी आप इलेक्शन 90 डेज़ के अंदर करवाएं और सदर से कम टाइम के अंदर जो है अपना टाइम रखें। और उसके ऊपर ये आई थिंक अप्रैल के एंड का और मई का वो टाइम रखा गया था। तो वो उन्होंने 8 अक्टूबर तक जब उसको पोस्टपोन करके किया, तो उसके ऊपर फिर पीटीआई की तरफ से सबसे पहले स्पीकर थे पीटीआई के, जो पंजाब असम्बली के स्पीकर, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली और असद उमर, और इसके अलावा भी बहुत सारी जो शहरियों की मुख्तलिफ वकीलों की दरख्वास्तें थी। उसके ऊपर दोबारा ये बेंच बना 5 मेंबर।
उस 5 मेंबर बेंच के जो उसके अंदर ये बहस शुरू हुई, उसके अंदर भी जो सबसे पहले जस्टिस अमीनुद्दीन दरमियान में जो काजी साहब ने ये फैसला दे दिया 184(3 जो हफ्ज़े कुरान को 20 नंबर मेडिकल कॉलेज में दाखिले के हवाले से जो केस था, उसके अंदर वो 3 लोग थे, जस्टिस काजी फायज़ी साहब, जस्टिस अमीनुद्दीन एंड जस्टिस शाहिद वहीद। जस्टिस शाहिद वहीद ने इसमें डिसेंटिंग नोट लिखा, जबकि 2 जजेस एक थे। वो चूँकि जस्टिस अमीनुद्दीन ने 184(3 के ख़िलाफ़ सिग्नेचर किए हुए थे, इसलिए वो जो 5 मेंबर बेंच बनाया गया अभी इसको इम्प्लीमेंटेशन का, उसके अंदर से वो अपने आप को डिस्टेंस कर लिया उन्होंने। जिसके बाद अगले दिन जस्टिस मज़ाहिर अकबर ने भी उसके बाद जस्टिस मंदोखेल ने भी अपने आप को डिस्टेंस किया। यहाँ से फिर जब 3 मेंबर बेंच आया तो उसके बाद अटार्नी जनरल को बुलाया गया। अटार्नी जनरल बार बार उन्होंने स्टार्ट इस बात से किया कि जी पहले तो हमें सेटल करना चाहिए कि जी वो 4 का है या 3 का है, या इस बात को सेटल करें। इसके ऊपर जस्टिस मुनीब ने एक ही लफ्ज़ है, उन्होंने कहा जी अगर ठीक है, अगर आप 4-3 की यही रट लगा के रखते हैं तो फिर हम 9 मेंबर का लेते हैं ना, पूरे 9 मेंबर का जो फैसला है उसके ऊपर आ जाते हैं। 9 मेंबर में फिर जो जिनको एक तरफ से कहा जा रहा है कि जी उनको हटें, तो उन्होंने भी तो फैसला दिया था ना चीफ जस्टिस को, उसके हक़ में दिया था कि जी चीफ जस्टिस सोमोटो ले, यानी कि वो फिर आपके सामने 5-4 का रह जाता है। इसलिए उसके बाद फिर उनके पास खैर जवाब नहीं था। अटार्नी जनरल तो शुरू में उन्होंने काफ़ी इसके ऊपर, बाद में इसकी टोटल 4 प्रोसीडिंग हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया उस फैसले के अंदर उन्होंने वाज़े लिख दिया है कि जी इलेक्शन कमीशन ये इलेक्शन इस डेट पे करवाए, और ये उसकी इलेक्शन जो पोल की स्कीम होती है वो भी सुप्रीम कोर्ट उसमें थोड़ा सा रद्दबदल किया, 14 डेज़ को आगे बढ़ाया। तो लेकिन इतना केयरफुल होकर उन्होंने ये सारा फैसला दिया है कि अभी कोई गवर्नमेंट के पास कोई गुंजाइश नहीं है, अपील का राइट इनके पास अभी है नहीं। इन्होंने ज़रूर उसमें लेजिस्लेशन की है, जब तक लेजिस्लेशन जो है वो प्रॉपर आपके कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं बनती उस वक्त तक वो ठीक है, गलत है, ये बहस अलग है, लेकिन उस वक्त तक इनको इलेक्शन हर 2 सूरतों में कराने पड़ेंगे। अगर नहीं कराएंगे तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आएंगे, न सिर्फ हुकूमत से जाएंगे, आइंदा 5-7 साल के लिए इलेक्शन भी नहीं लड़ सकेंगे। जस्टिस काजी फायज़ ईसा का भी जो केस है उसके ऊपर ज़रूर इन्होंने मौजूदा चीफ जस्टिस ने अफसोस का इज़हार किया है और ये कहा है कि मैं ये समझता हूँ कि किसी के ख़िलाफ़ जब ऐसी चीज़ आए तो उसका क्या होता है। उन्होंने फिर उस वक्त इकबाल हमीदुर रहमान सुप्रीम कोर्ट के जज हुआ करते थे, उनके ऊपर उन्होंने ये वाक़या कोट किया था। इकबाल हमीदुर रहमान के साथ बार कौंसल आई थी और उनके ख़िलाफ़ सच था झूठ था ये अलग बात थी। ओके, उन्होंने एक जज्बाती होकर कहा था कि मैंने उन्हें कहा था कि जी आप रिज़ाइन ना करें, वो रिज़ाइन कर गए थे। उनके ऊपर एलिगेशन लगी थी कुछ अपॉइंटमेंट की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और कुछ चीज़ों की ख़रीदारी की इस तरह की। तो इस बात पे वो हुए थे कि उन जज साहब ने मुझे ये कहा कि मैं अपने वालिद हमीदुर रहमान को क्या मुँह दिखाऊँगा, इस बात पे वो जज्बाती हुए थे। ये इमोशनल टच था, लेकिन ये एक गुफ्तगू के दौरान था, ये कोई किसी कानूनी नुक्ते के ऊपर नहीं था। अकरम शेख बहुत बड़े वकील हैं। अकरम शेख साहब मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट कर रहे थे। वो आखिरी दिन जब लास्ट डे जिस दिन ये रिज़र्व की थी जजमेंट इन्होंने, तो उस दिन जो ही समाअत शुरू हुई मंडे को यानी कल जो ही समाअत शुरू हुई तो फ़ारूक नाइक, अकरम शेख और इसके अलावा वो बलूचिस्तान इसके जेशवाई के जो वकील हैं सेनेटर मुर्तज़ा, ये तीनों उठ के खड़े हुए। तो कोर्ट ने उनसे पूछा कि आप ये बताएं, आपकी जमात ने संडे की शाम को हुआ था या सैटरडे की शाम को लाहौर में एक इजलास हुआ था पीडीएम का और पीपल्स पार्टी का, उसके अंदर बायकॉट का ऐलान किया था। तो हमने तो अखबारों से ये पढ़ा है, पहले आप ये बताएं कि जी आप लोगों ने बायकॉट ख़त्म कर दिया है या अभी आप बायकॉट के ऊपर है, पहले इस बात को करें। उन्होंने कहा जी, फ़ारूक नाइक ने कहा कि जी हमने तो कोई बायकॉट नहीं, मेरी जमात ने तो बायकॉट नहीं किया, अलबत्ता हमें वी हैव सम रिजर्वेशन, तो वो ज़रूर है। बाकी तो उन्होंने कहा कि जी नहीं कोई बायकॉट नहीं है। अटॉर्नी जनरल ने भी कहा जी कोई बायकॉट नहीं है, बायकॉट हुकूमत कैसे कर सकती है। चीफ ने भी कहा हुकूमत कैसे बायकॉट कर सकती है, गवर्नमेंट
और उन्होंने भी कहा, अटॉर्नी जनरल ने भी गवर्नमेंट बाइकाट नहीं करी, उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया। उन्होंने कहा जी अगर बाइकाट किया है ना आप हमें लिख के दे दें। और साथ उन्होंने ये भी कहा, जस्टिस मुनीब ने, उन्होंने कहा जी आप ऐसा करें कि वो जो वहाँ पे स्टेटमेंट जारी की है ना वो कोर्ट के अंदर पढ़े ला के, वहाँ पे जो प्रेस स्टेटमेंट आपकी थी वो कोर्ट के अंदर ला के पढ़े। अगर वो कोर्ट के अंदर ले आते सारे बैग पे चले के, हालांकि चीफ ने सबसे पूछा था भाई कोई रह तो नहीं गया। अकरम शेख साहब उससे पहले जब खड़े हुए थे इन लोगों ने बताया था कि जी इस तरह लार्जर बेंच बनाएं, फुल बेंच बनाएं, ये करें वो करें, ये सारी चीज़ें। अकरम शेख साहब खड़े हुए, उन्होंने कहा जी मैं इतना सीनियर हूँ, मुझे आपने इतनी देर से बिठा के रखा हुआ है, मेरी बात ही नहीं सुनते। उन्होंने कहा जी आप पहले तो एक वो दे दें हमें कि जी आपकी जमात ने बाइकाट नहीं किया हुआ, तो लिहाजा आप भी आके सुना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो। आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने शायद हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। सो इफ़ यू वांट टू सपोर्ट इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म एंड वॉच मोर मीनिंगफुल कंटेंट, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल।